मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि देश क्या है, देश के अंदर देश किससे बनेगा। ये भारत गणराज्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें भारत को डिफाइन किया गया है। उसके बाद राज्य कैसे बनते हैं, राज्य कैसे कैसे होंगे, केंद्र सरकार के राज्यों को घटाने या बनाने की जो पावर होंगी या केंद्र शासित प्रदेश को बनाने की पावर होंगी, वो पार्ट 1 में बताया गया था। इसके सब्सिक्वेंटली अब आप दूसरे पार्ट पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 16 तक है। अब क्योंकि अब आप देखोगे, पहले बनाया गणराज्य यानी कि भारत या इंडिया, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, राज्यों का गठन, मतलब राज्य कैसे कैसे बनेंगे, उनकी सीमा कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन उनकी सीमा को बदल सकता है, और अगर किसी की सीमा घटानी है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। जो मैंने आपको यही बताया था, उसमें एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है जो पूरे ही पार्ट 1 को सुपरसीड कर लेता है कि अगर ये चीज होंगी तो तब इस तरह से बनेगा। अब हम बात करेंगे सिटीजनशिप की। अब देश है, राज्य है, तो अब राज्य के अंदर जो रहते होंगे तो जनता भी, प्रजा भी चाहिए होगी, दैट इज सिटीजन। तो अब पहले वो बात करता है देश की, फिर बात करता है राज्य की। अब राज्य के अंदर कौन होंगे, क्योंकि प्रजा होगी तभी तो राज्य बनेंगे या राजा ही बनेगा। अब पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के बारे में। जैसे आपने देखा होगा, सीए वाला और एनआरसी वाला जो सिस्टम चलता है, ये जो भी एक्ट बना था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया था और जिस पे इतना बवाल चल रहा था, वो इसी चैप्टर की उपज था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कानून कानून बनता है तो कहाँ से बनता है, तो उसका सोर्स जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया था, सिटीजनशिप जो एक्ट है वो इसी पार्ट 2 की ही देन है, यानी कि वो पार्ट 2 से ही निकला हुआ है। पार्ट 2 में अब आपको मैं ये पता चलेगा कि पार्ट सिटीजनशिप देने की पावर किसके पास है। यानी कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, और सिटीजनशिप किसी को देने की, मतलब एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनको, जो हमारे पैरामीटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 5 से लेकर 11 तक, जो लोग उनके पैरामीटर में फिट बैठते हैं, उनकी तो सिटीजनशिप पहले ही। अब जो सिटीजनशिप के जो इनके फॉर्मेट हैं कि भाई कोई बाहर से विदेशी नागरिक आए और वो कहे कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो ये इसमें बताता है कि यहाँ पर राज्य की कोई पावर नहीं होती सिटीजनशिप को लेकर के। केवल सिटीजनशिप के बारे में डिसाइड करने का, किसी को सिटीजनशिप देना ना देना, ये केंद्र सरकार की प्रेरोगेटिव है। यहाँ पर नॉर्मली कि अगर किसी को सिटीजन देनी है ना देनी, केंद्र सरकार की बात में, इसमें यहाँ भी आपकी कोर्ट भी कोई हेल्प नहीं करेगा। यानी कि जो प्रेरोगेटिव है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, वो केंद्र सरकार के पास है। उसमें केवल कोर्ट ये चेक कर सकता है कि भाई सिटीजनशिप का किसी का है, अगर किसी गलत सिटीजनशिप के बारे में कोई इशू उठ रहा था, जैसे अभी थोड़े बहुत दिन पहले उठ रहे थे बांग्लादेशियों को लेकर के, है ना, तो उसमें कोर्ट केवल ये देख सकता है कि हाँ किसी को कि कोई वैलिड सिटीजनशिप थी किसी की, या कोई फोर फादर इसके यहाँ रहते थे और उसको गवर्नमेंट ये कहती कि नहीं वो यहाँ का सिटीजन नहीं है, वो चेक कर सकती है। लास्ट किसी को सिटीजनशिप देने, इस समय अगर किसी को सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है, ये केवल केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है। उसी में हम आज बात करेंगे। तो इसमें आपको देखोगे तो आप इसको सीरियसली पढ़ोगे, फिर उसके बाद देखोगे कि सिटीजनशिप कैसे कैसे मिली हुई है। और मेन बात है कि आपको ये बताने का कि इंडियन सिटीजनशिप जो एक्ट है ना, वो इसी पार्ट 2 की देन है। सीए अमेंडमेंट बिल भी आया था, वो भी इसी पार्ट 2 का के पैरामीटर को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। अब क्योंकि चेंज करना है तो ये केंद्र सरकार की बात थी, तो केंद्र सरकार ने उसमें किया। वहाँ पर किसी राज्य सरकार का कोई दखल नहीं हो सकता क्या करना है। ये बेसिकली मेन प्रेरोगेटिव जो है सिटीजन्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो 5 से लेकर के 11 तक। अब देखो ना, मैंने जैसे आपको बताया था, पहले क्या आया है ना, इंडिया। अब इंडिया की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं,
गणराज्य की, यानी कि गणराज्य यानी कि देश बना। अब देश किससे बनेगा? राज्यों से बनेगा। ये राज्य किसके पार्ट रहेंगे? भारत के। अब राज्यों के अंदर प्रजा रहेगी, यानी कि सिटीजन रहेंगे, प्रजा रहेगी। तो अब सेकंड, पहले पार्ट में ये सारी चीजें आई। अब ये दूसरा जो पार्ट आया तो इसमें ये बता रहा है सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि नागरिकता के बारे में। अब मैंने आउटलाइन आपको ये बता दी कि सिटीजनशिप का जो मेन है, देने ना देने का, इसमें कोर्ट भी कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। अगर कोई आदमी आज के डेट में सिटीजनशिप मांगता है तो प्रेरोगेटिव केंद्र सरकार के पास होती है, उसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं होता। केवल किसी की नागरिकता कोई जा रही है, किसी को दे रहे हैं, तो कोर्ट उसमें थोड़ा सा अपना देख सकता है कि अगर जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, जो अपना पार्ट थर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ठीक कानून है कि नहीं है। इसलिए सीए के टाइम में भी इतना ज़्यादा विरोध हुआ था, और वो भी एनआरसी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो अभी 2-4 मुकदमे आए थे, आपने देखा होगा, है ना। किसी महिला को जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर छोड़ा गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, वापस लेकर आओ, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है। जिसके फादर मदर यहाँ रहते हो तो फिर उसकी सिटीजनशिप के बारे में डाउट आप कैसे कर सकते हो। तो वो केवल उसी लिमिटेशन तक एक्सटेंड है कि वही, वो अगर किसी की नागरिकता छीन ली है तो वो छीनी है, तो गलत छीनी है कि सही छीनी है। लेकिन जहाँ तक नए लोगों को नागरिकता देने की बात है, वो प्रेरोगेटिव केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास। तो अब हम इसके बाद अब नागरिकता आ जाएगी। अब नागरिकता का अब तीसरा चरण आपके पास क्या आएगा? पार्ट थर्ड आएगा। अब देखो इसको आराम से देखो। पार्ट 1 गणराज्य, और गणराज्य किससे बनकर बनेगा? राज्यों से। राज्यों के अंदर अब पार्ट 2 में क्या? पार्ट टू में आ गया। अब पार्ट 2 क्या कहता है कि यहाँ सिटीजन होंगे। जब राज्य तभी तो बनेगा जब उसमें नागरिक होंगे। तो ये बता दिया कौन कौन भारत के नागरिक होंगे, है ना। किनको नागरिकता दी जा सकती है या देने का अधिकार किसके पास है। अगर कोई नागरिक यहाँ का नहीं भी है, और अगर कोई आकर के नागरिकता मांगता है ना, तो उसको नागरिकता देने या ना देने का जो प्रेरोगेटिव है, मतलब जुरिडिक्शन, अपना लीगल भाषा में कहोगे जुरिडिक्शन, तो उसका जो अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। अब अगर कोई चाहे कि मुझे नागरिकता मिली नहीं मिली, तो कोर्ट उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, अगर कोई रिटर्न में पहुंचेगा तो ये नहीं कह सकता, बस केवल ये कह सकता कि मेरी एप्लीकेशन साहब 10 साल से पेंडिंग पड़ी है, मेरी सिटीजनशिप पर कोई डिसीजन नहीं किया। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से मैंडामस इशू होकर के ये नहीं दिया जा सकता कि इस आदमी को नागरिकता दो। किसी को गलत दी है या गलत छीन ली गई है, ये सब्जेक्ट मैटर कोर्ट के सामने हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन देने ना देने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यही है इसका। अब आओगे पार्ट थर्ड में, ठीक है, जैसा मैं बताया। अब पार्ट थर्ड में जैसे आओगे, अब क्या आएगा? नागरिकों के अधिकार। देखो, अधिकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या कहेगा? मूलभूत अधिकार, यानी कि फंडामेंटल। ठीक। अब इनके बारे में शॉर्ट में आपको हो गया, इसी हिसाब से आपने पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2। अब समझ में आता रहेगा ना। पहले देश, फिर उसके बाद राज्य, राज्य के बाद जनता, और जनता के बाद मतलब नागरिक, और नागरिक के बाद नागरिकों के अधिकार, यानी कि फंडामेंटल अधिकार, मूलभूत अधिकार, जो किसी भी सिटीजन को सरवाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए। जैसा कि मैं आर्टिकल 5 में आपको बताया कि उसमें उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। उनकी सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? जो लोग पहले से ही भारत में रहते हैं, संविधान लागू होने से पहले से भारत में रहते हैं। अब आर्टिकल 6 में आपको ये बताता है कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं, उनके सिटीजनशिप के बारे में। तो अब आप 6 में आएंगे। 6 में देखिएगा, राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान।
अब ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसका, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, ए पर्सन हु हैज माइग्रेट टू द territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be citizen of India at the commencement of this constitution if he or either of his parent or any of his grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935 originally enacted, and in the case where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinary resident in the territory of India since the date of his migration. In case where such person has migrated to any other migrate on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by a officer appointed in this behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him. Therefore, to such officer before the commencement of this constitution in form and manner prescribed by that government, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding to the date of this application. यहाँ पे प्रोविजो है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के आया उसके बारे में इसने बताया, सिटीजनशिप के बारे में, और लास्ट जो पैरा है इसका उसको कहते हैं प्रोवाइडेड यानी प्रोविजन या प्रोविजो दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा इस पर्पज के लिए अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एट लीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। यानी कि ऐसा व्यक्ति तभी रजिस्टर्ड किया जा सकता है यदि वो एप्लीकेशन देने से 6 महीने पहले भारत में निवास कर रहा हो। 6 में आ गया। अब राइट ऑफ सिटीजन, अब आर्टिकल 6 में आइए, 7 में आइए, राइट ऑफ सिटीजन सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5 और 6, ए पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है आर्टिकल 5 और 6 के होने के बावजूद भी 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो पाकिस्तान चला गया है, नॉट बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू ए पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेट टू द territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit of resettlement or permanent return issued by or under the territory of law, every such person shall for the purpose of clause B of article 6 deemed to be have migrated to the territory of India after the 9th day of July 1948। अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 वो पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान चला गया था, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला तो गया था लेकिन वो वापस आया और उसने परमानेंट सेटलमेंट परमिट फ्रॉम द सेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय द अथॉरिटी, यदि उसको किसी ने कहा कि नहीं भाई पाकिस्तान चला तो गया था लेकिन भारत में वापस आ गया है, उसको परमानेंट सेटलमेंट का सर्टिफिकेट इशू हो गया है। आर्टिकल 8 में राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 8 के कहता है जो व्यक्ति भारत में तो नहीं रहते है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कम लागू होने के टाइम में भारत में नहीं रहते, लेकिन नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5 एनी पर्सन हु इज आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड
in Government of India Act 1935 originally enacted, and who is ordinarily residing in any country outside India as to defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is or for the time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic consular representative whether before or after the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by Government of India, Dominion of India और Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो शब्द इस्तेमाल हो गए यहाँ पर, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। ये बात कर रहा है आर्टिकल 5 उन लोगों के बारे में जिनके माता पिता दादा दादी यहाँ पैदा हुए थे लेकिन वो बाहर रहते हैं। अगर वो डिप्लोमेटिक काउंसलर को एप्लीकेशन देके अपनी सिटीजनशिप की बात करते हैं तो उनको भी यहाँ का नागरिक मान्य। लेकिन आज की डेट में इतना वो ज्यादा इशू नहीं है। इसका इशू क्या है, जैसे भी एनआरसी और सीए का लफड़ा चला था तो वो जो था वो पार्ट 2 की ही उपज था। वो पार्ट 2 में क्या पावर है, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो कानून बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है, तो इसी पार्ट 2 से निकले हुए सीए, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये सब इसी के मद्देनजर रखे हुए बनाया गया। अब उनके बारे में क्या होगा, आर्टिकल 9 में आ जाइए, पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और 8 इफ he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 ये कह रहा है कि सिटीजनशिप उस व्यक्ति जिस व्यक्ति ने दूसरे देश की कोई नागरिकता ले ली है वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजन, एवरी पर्सन हु इज or is deemed to be citizen of India under any of the foregoing provision of the part shall subject to the provision of any law that may be made by a parliament continue to be such citizen। अगर इस तरह का कोई नियम हो तो भी सिटीजनशिप चल सकती है। Parliament to regulate the right of citizenship by law, nothing in this foregoing provision of this part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matter relating to citizenship। ये आगे कह रहा पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, जो मैंने आपको आउटलाइन में बताया था इसका, कि किसी भी आदमी की नागरिकता लेनी देने का सब्जेक्ट मैटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यही कहते हैं कोई कानून के द्वारा किसी की को सिटीजनशिप देना या उसको हटाना ये डिसाइड जो करेगा वो। इसीलिए दोनों एक्ट बने थे, सीए बना था और एनआरसी की जो चल रही थी, तो वो उपज जो एनआरसी अभी आया नहीं था, सीए देने के लिए बनाया था और एनआरसी केवल ये काम करना चाह रहे थे कि उनको आइडेंटिफाई कर लें कौन कौन यहाँ पर जबरदस्ती घुसा है। ठीक है। अब ये सिटीजनशिप का पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले मैंने बताया आपको देश, फिर उसके बाद राज्य, फिर उसके बाद नागरिक तक पहुंच गए आप। अब आपका है फंडामेंटल राइट पार्ट 3 टू बी कंटिन्यू।